नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जी बिजनेस हर सेक्टर की डिमांड और सुझाव पर वित्त मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। प्रॉपर्टी प्लस के जरिए हमने घर खरीदारों से बात की, उनकी मांगों को उजागर किया, रियल्टी डेवलपर से चर्चा की और उनकी उम्मीदों को वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि बीते वर्षों के बजट पर फोकस करें तो रियल एस्टेट को उबारने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, राहतें दी हैं। इस बार मांगे और ज्यादा हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोविड को देखते हुए, इकोनॉमी के ताजा हालात को देखते हुए सरकार इन मांगों को कितना पूरा करने में सक्षम दिख रही है। कोविड काल में भी रियल्टी सेक्टर के प्रदर्शन को देखते हुए इसे और बेहतर करने के लिए क्या ऐसे कदम हैं जो सरकार को लेने चाहिए? डेवलपर्स और घर खरीदारों को इस बजट मिलेगी मांगी मुराद या फिर रहना पड़ सकता है निराश? ऐसी ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गजों के साथ। तो रियल्टी सेक्टर के हर पहलू पर फोकस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निमिष गुप्ता, एमडी साउथ एशिया RICS, आपसे प्लानिंग और एक्शन को समझेंगे। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, एमडी नेसेस फाइनेंस के बारीक पहलुओं पर फोकस करेंगे। आपके साथ अमित जी। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, CEO ट्रैक टू रियल्टी, जो कि जमीनी हालातों को बेहतर समझते हैं। रवि जी, आपसे निष्पक्ष विश्लेषण लेने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों को पारदर्शी तरीके से हम बता सके कि जमीनी हालात क्या हैं। अमित जी, डिमांड साइड तमाम अहम मांगे हैं जिनको ब्रॉड वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिमांड के साथ निवेश बढ़ाने के लिए और लिक्विडिटी का फ्लो मेंटेन रखने के लिए इस बजट में कैसे ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं आप? अब अगर मैं कैपिटल की चर्चा करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज 1 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है तुरंत प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए, जहां पे करीब 2.5 से 3 लाख यूनिट जो है वो रेडी होके उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित या स्पॉन्सर्ड जो SBI स्वामी फंड है, उसके पास सिर्फ 25,000 करोड़ की पूंजी है। वो काफी नहीं है ये इस मसले को सॉल्व करने के लिए, और जो मसले हैं वो अन्य हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड भी कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जिनकी कंप्लीशन हो रही है, उनकी अब बिक्री के भी आए हैं उनकी इन्वेंट्री, मगर इस टाइप के जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं पूरे देश में, उनको खत्म करने के लिए काफी रिफॉर्म्स चाहिए होंगे कैपिटल मार्केट्स में। तो जैसे हम लगातार सेबी से और RBI से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो NPAs हैं बैंक्स के, उनको अक्वायर करने की अनुमति दी जाए। जरूरी नहीं है कि आप NCLT के थ्रू जाए। अगर एक इन्वेस्टर है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, AIF सेबी रजिस्टर्ड AIF फंड है, उसको भी ये लोन्स परचेज करने की अनुमति दी जाए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर कोई नया निवेशक आता है जो खरीद रहा है इस एसेट को, उसको खत्म करने की चेष्टा से, ताकि वो एसेट्स बने, उपलब्धि हो इसकी मार्केट में और अच्छे या कम दामों में ये निकल सके ताकि इनके रुपए भी बाहर हों, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक एक मॉरेटोरियम दिया जाए ताकि वापस ये प्रोजेक्ट जो है वो उलझनों में ना पड़े, कोई भी रेगुलेटरी हर्डल्स में ना पड़े। क्योंकि अगर ये कोर्ट सैंक्शनड है तो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड का मॉरेटोरियम प्रदान किया जाए ताकि उनके जो पैसे हैं वो सेफ उनको लगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि निवेशक आना चाहते हैं, वो इस टाइप के स्ट्रेस एसेट्स लेना चाहते हैं, उनको खत्म भी करवा देंगे, वो एसेट्स की उपलब्धि हो भी जाएगी ग्राहक को और बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे आ रहे हैं। तो ये डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो होम बायर को उपलब्धि करा सकते हैं। मगर उनको सबसे बड़ा भय यही होता है कि हमारे पैसे अटक न जाएं। ये सारे जो रेड टेप है और ये सारे जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक बड़ा फंड फ्लो जो निवेश के तौर पर भारत में आने को आतुर है, उसको सिंप्लीफाई करने की सबसे ज्यादा दरकार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस बजट स्पेशल और आज हम प्रॉपर्टी दिग्गजों के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए, रियल एस्टेट को रफ्तार देने के लिए किन ऐलानों की जरूरत है, इंडस्ट्री क्या उम्मीदें कर रही है, उन पर हम फोकस कर रहे हैं और विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, डेवलपर्स की शिकायत है कि उनको कर्ज काफी महंगा मिलता है। मौजूदा समय में 7 से 18% तक रेट पर उनको कर्ज मिल रहा है। लिहाजा प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए बैंक, NBFC समेत कर्ज की जो ब्याज दरें हैं एक समान हो, ये मांग कितनी वाजिब है और क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, ये तो एक कैपिटल मार्केट का नियम है दीपक, की जो रुपया है वो फंजिबल है और ऐसा कोई रुपया नहीं है, चाहे वो स्वामी फंड को अगर हटा दें, जो सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। हर रुपया वो रिटर्न ढूंढता है और रिस्क देखता है।
तो ये भी मैटर है कि आज अगर हम जब इंडस्ट्री की कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो जो टॉप 10% डेवलपर है दीपक, उनको 10-11% में रुपया उपलब्ध, जितना चाहिए उतना रुपया उपलब्ध हो रहा है और उनको उससे ज्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहां तक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, एलआरडीज हैं, वो भी दर घट के 7.5-8% के अंदर रह गई है, क्योंकि जो इतना जो आज आरबीआई ने रेट कट किया है, तो आज इस समय इंटरेस्ट का सबसे लोएस्ट रेट एनवायरनमेंट हो चला है। तो जो कैपिटल का कॉस्ट है वो तो बोरोवर की क्रेडिबिलिटी पे दीपक जी डिपेंड करेगा ही, और उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, कोई सोल्यूशन या कोई विकल्प नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो रिस्क अगर कोई उठा रहा है तो वो उतना रिटर्न जरूर उम्मीद करेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इंडस्ट्री जो कंसोलिडेट हुई है पैंडेमिक के चलते, कोविड के चलते, वो इंडस्ट्री और कंसोलिडेट हो, बड़े डेवलपर्स के अंडर ये प्रोजेक्ट्स आए जो जिनको रुपए की जरूरत है, ताकि ये डेवलपर्स सही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये रुपया उपलब्ध करा सके प्रोजेक्ट्स के लिए। और हमने देखा है वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी तरीके से रियल एस्टेट को सपोर्ट, स्पेशली अफोर्डेबल को सपोर्ट करना शुरू किया है। 7%, 7.5% कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो भी एकदम ईजी टर्म्स पे। तो आज जो इतना ग्लोबल पैसा दीपक जी, विदेशी मुद्रा जो है बहुत बड़े पैमाने में अवेलेबल है इंडिया के लिए, अगर काउंटर पार्टी जो डेवलपर हो वो सही हो, वो क्रेडिबल हो, तो डेफिनेटली रुपए की कॉस्ट और रुपए की उपलब्धि दोनों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिल्कुल, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाने की सबसे ज्यादा दरकार है मौजूदा हालातों को देखते हुए। डिमांड और उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन आप वित्त मंत्री के क्या कंपल्शंस देखते हैं? क्या ज्यादातर डिमांड पूरी होती दिख रही है या ताजा हालात मुश्किल पैदा करते हुए नजर आपको आ रहे हैं? मुश्किलें कई अन्य हैं दीपक जी, जैसे जीएसटी की लगातार बात हो रही है, और जीएसटी बहुत बड़ा मसला है। चाहे वो इनपुट कॉस्ट पे जीएसटी हो, चाहे वो एंड प्रोडक्ट पे जीएसटी हो, चाहे वो जीएसटी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे हो, जो नैरेटको और किराए ने भी मांग की है कि आप उस पे आपको इनपुट क्रेडिट दें, क्योंकि वो इवेंचुअली लीज होनी है, रीट होनी है, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो जीएसटी का बहुत बड़ा मसला है, मगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर नहीं है। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाकर, जीएसटी कमेटी पे जाके उस मसलों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ बजटरी इशू नहीं है। दूसरा जो है, क्योंकि ये पैंडेमिक के चलते हर इंडस्ट्री स्ट्रेस्ड है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म ले लीजिए, कई और ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, और उनके लिए भी उनको कई सारे विकल्प निकालने हैं। तो सिर्फ हाउसिंग या रियल एस्टेट के लिए उनको जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं और जो कलेक्शन आई है, चाहे टैक्स कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन, वो पूरी नहीं आ पाई लॉकडाउन की वजह से। तो वो जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स में उनको जो काम करना है वो करना है। इसके लिए रवि जी ने सुझाया कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल एलोकेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे मैकेनिज्म्स और उपलब्धियां देनी है जिससे आपके एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर ही आप बाहर का पैसा या इंटरनल अक्रूवल्स को यूज करके या कैपिटल मार्केट्स का पैसा या ग्राहकों का पैसा से आप ये इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे इंटेलिजेंट आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरा, जहां तक इश्यूज का कंसर्न है, तो बहुत बड़ा सरकारी मैकेनिज्म डिस्प्यूट्स में लगता है, बहुत बड़ा सर, चाहे वो आप एनसीएलटी ले लीजिए, कोर्ट्स ले लीजिए, रेरा ले लीजिए। अगर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कॉर्पस बनाया जाए जिसके तहत एक सरकारी मैकेनिज्म हो या लॉयर्स हो या ऐसे प्रोफेशनल्स हो जो होम बायर्स के तरफ से कम रकम में बहुत आसानी से रेजोल्यूशंस की तरफ काम कर पाए, तो बहुत बड़ा पैसा जो लग रहा है पूरी सरकारी व्यवस्था में, रेरा में और अन्य कोर्टों में, उसमें काफी बड़ी बचत हो सकती है। बिकॉज अभी भी कोई ग्राहक को ये क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी जो समस्या है उसका वो निदान करे। तो चाहे वो रेरा जाए या वो कोर्ट जाए या वो एनसीएलटी जाए, वो कहाँ जाए। तो अगर एक क्लियर मैकेनिज्म या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी का निर्माण होता है केंद्र सरकार के तहत, जहां पे एक फंड एलोकेट होता है, जिससे रेरा में भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्राइमरी मैकेनिज्म उनको बना दीजिए, उनको एम्पावर कर दीजिए, ताकि बहुत सारा सरकारी टाइम, कैपिटल, एनर्जी। बिल्कुल अमित जी, यानी विवादों को निपटाने पर फोकस रहे और ऐसा मैकेनिज्म हो कि विवाद उत्पन्न ही ना हो। तो यानी मोटे तौर पर इस बजट रियल्टी सेक्टर वित्त मंत्री से कुछ ज्यादा की डिमांड कर रहा है। बड़ा मसला यह है कि ऐसे ऐलान हो जिससे डिमांड बढ़े, प्रोजेक्ट्स के लिए लिक्विडिटी आसान हो, नियमों में बदलाव हो ताकि जो फंड रियल्टी सेक्टर में आ सकते हैं उनको रास्ता मिले, और सबसे बड़ी बात, सेंटीमेंट सुधारने पर फोकस हो, सकारात्मकता का माहौल बने। ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने की गारंटी मिल सके ताकि ग्राहकों का विश्वास बढ़े, जो कि सबसे जरूरी बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी प्लस में शामिल होने के लिए।
प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही। आशा है रियल्टी सेक्टर की ये मांगे वित्त मंत्री तक पहुंचे और इस सेक्टर में फिर से रफ्तार वापस आए।